तो यहाँ पर देखिए ये है आपका कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ पर सबसे पहले देखिए भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई के द्वारा रचित है। और ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नर्क में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे हैं थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एक आपके मन में संशय होगा कि ऐसा क्या हुआ कि जो लेखक इस तरह से बता रहे हैं। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोछ बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त के माध्यम से बताया जा रहा है, और गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींच कर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वे बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम का जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा है। तो मतलब भोला राम का मृत्यु होने के बाद जो है, जब यमदूत उसको लेने गए, तो लेने के बाद लाने के लिए जब गए तो 5 दिन उनका हो गया है, लेकिन भोला राम का जीव नहीं पहुंचा है। तो अब एक यहाँ पर अजीब उलझन चंद्रगुप्त के लिए काफ़ी उलझन सी महसूस करने लगे। और यहाँ धर्मराज उनको पूछ रहे हैं, और वह दूत कहाँ है जिसको लाने के लिए भेजा था, उसके बारे में प्रश्न किया जा रहा है। महाराज वह भी लापता है। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बदहवास वहां आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चंद्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? तो उनका वो मतलब आते हैं, और उसके बाद कहते हैं, यमदूत कहते हैं, यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया है? आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम का देह त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। 5 दिन पहले जो उसको लाने के लिए गए थे यमदूत, और वह लेकर के आ रहे थे। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर इस तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरे चुंगल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। मतलब उसको लाने के लिए जब गए तो उसी क्रम में जो है भोला राम का जीव छूट गया और वह भाग गया। इस 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। मतलब पूरे जो ब्रह्मांड है, उन्होंने यमदूत ने उसको खोजा, लेकिन भोला राम का जीव मिला नहीं। धर्मराज क्रोध से बोला, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया है, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव को ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इस अभ्यस्त हाथों ने, मतलब अभ्यस्त मतलब हो गया कि लगातार जो अभ्यास किया है उन हाथों ने, मतलब इन कामों को यमदूत ने लगातार किया है, लेकिन फिर भी पहली बार उनसे चूक कैसे होगी, ये कह रहा है। अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो मेरी इंद्रजाल ही हो गया। चंद्रगुप्त ने कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज भेजते हैं और उसे रास्ते में रेलवे वाले उड़ा ले जाते हैं। यहाँ पर रेलवे का जो कार्यशैली है उस पर लेखक ने करारा व्यंग किया है। तो रेलवे वाला सामान कुछ भेजता है तो क्या होता है कि रास्ते में ही उड़ा ले जाते हैं। और आजकल हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग कुछ मंगाते हैं, जैसे कुछ डिलीवर करते हैं, फ्लिपकार्ट हो और भी कुछ हो, ऐसी घटनाएं प्रायः देखी जाती है कि उसमें जो है आप लोगों के लिए कभी कभी फ्रॉड भी हो जाता है। तो उस जमाने में रेलवे के माध्यम से आता था, तो वहाँ पे भी फ्रॉड होता था। उस पर यहाँ पर प्रश्न खड़ा किया है। हौजरी के पार्सलों के मौजे रेलवे अफसर पहनते हैं, मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में ही कट जाते हैं। एक बात तो और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कई विभागों पर यहाँ पर करारा चोट किया है, व्यंग किया है लेखक ने। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे कि रेलवे डिपार्टमेंट जो है उस पर भी उन्होंने व्यंग किया है। रेलवे डिपार्टमेंट पे व्यंग किया है। नेता जो है किस तरह से अपने वर्चस्व को अपने आगे बढ़ने के क्रम में, जैसे आप लोग देखते हैं कि जो एमएलए एमपी का चुनाव होता है, तो उसमें भी जो अगले पद के लिए बनता है तो उसको
गायब कर देते हैं। जैसे मुखिया के चुनाव में होता है क्या, उप मुखिया बनने के चक्कर में जो भी उनका जिनको जो उनको वोट देंगे उनको गायब कर देता है, या वार्ड सदस्य का भी देख लीजिए, उसमें भी यही होता है। तो यहाँ पर वो जो सरकार का जो हमारा सिस्टम है, जो हम लोगों ने यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें हम लोग भी कहीं ना कहीं संलिप्त होते हैं। जो भी नेता हैं इस तरह के काम करते हैं, तो उस पर भी एक प्रश्न खड़ा किया है। साथ ही साथ राजनीतिक दलों पे तो प्रश्न खड़ा किया ही किया है, लेकिन जो मालगाड़ी के डिब्बे की बात है तो वो भी जो है उसके जो कर्मी होते हैं, अफसर होते हैं, वो भी उस समय में ऐसा कुछ करते थे जो कि जिसे कि लेखक ने इसमें समाहित किया है। उसके बाद करा कि कहीं भोला राम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए उन्हें उड़ा दिया। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कहीं भोला राम के जीव के भी साथ तो ऐसा नहीं किया गया। उसके बाद क्या, धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा कि तुम्हारे भी रिटायर होने का उम्र आ गई है, भला भोला राम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। तो यहाँ भी एक प्रकार का आप व्यंग देख रहे हैं कि भोला राम क्या है कि दीनहीन व्यक्ति है, खुद तो जो रिटायर होकर के मतलब बैठा था, उसको कोई काम नहीं था, वो गरीब था, उससे किसी को कोई भला नहीं होने वाला है, तो उसका जीव को क्यों कोई अपने कब्जे में लेगा या उसको उड़ा ले जाएगा। इसी तरह इसी समय कहीं से घूमते घूमते नारद मुनि यहाँ आए और धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हो, क्या नर्क में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई। तो यहाँ पर देखिए निवास स्थान जो रहने का स्थान है उसके बारे में भी यहाँ पर व्यंग देखने को मिलेगा। तो ये जो है कि ताना बाना बनाया जा रहा है कि ताकि व्यंग को और भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। उसके बाद कह रहा है कि धर्मराज ने कहा कि वह समस्या तो कब की हल होगी मुनिवर, नर्क में पिछले साल में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं, कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सिस्टम है, जो सरकार का जो कंस्ट्रक्शन विभाग है, जो कि पुल पुलिया नदी तालाब पुल पुलिया का निर्माण करती है या बड़े बड़े जो बिल्डिंगें बनाती हैं, तो उन पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि पुल जैसे सरकार के द्वारा बनाई जाती है वह 1 साल में ही ख़त्म हो जाता है या गिर जाता है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को अखबारों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिलता होगा। हम लोग काफ़ी देखते हैं। तो इस पर भी सवाल, उस समय में भी ऐसा होता था, उस समय को भी यहाँ पर लेखक ने साबित करने का कोशिश किया है। और सड़कें जो बनाई जाती है उसमें भी कहीं ना कहीं धांधली होती है, तो उस तरह की बातें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद करा बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदार से मिलकर के पंचवर्षीय योजना का पैसा खाया है। तो यहाँ पर देखिए इसी जो बात हम बताए थे वही बात, बड़े बड़े इंजीनियर जो है जो रॉ मटेरियल है उसमें कमी करते हैं, जिस तरह से उनका कितने वर्षों तक चलना चाहिए, कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें जो है हेर फेर करके वह पैसा बनाने का काम करते हैं। उस पर यहाँ पर एक सवाल खड़ा किया है। उसके बाद करा ओवरसीयर है जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर ही गए ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए हाजिरी भरकर पैसा हड़पने की बात किया जा रहा है, उस समय में भी जिस समय में ये लेख लिखा गया था, मतलब ये कहानी लिखी गई थी। और वर्तमान समय में भी यदि हम लोग देखेंगे तो ये करारा व्यंग है सरकार के सिस्टम पर। यदि हम लोग बात करें तो वर्तमान समय में भी मनरेगा जैसे योजनाओं में जो है क्या होता है कि जो काम भी नहीं करते हैं उनके भी खाते पर पैसे भेज दिए जाते हैं और निकासी कर लिया जाता है। तो ये सिस्टम पर जो है एक लेखक का जो है एक करारा चोट है कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये व्यंग में कहा गया है लेकिन बहुत बड़ी बात है। उसके बाद कह रहा है कि इन्होंने बहुत जल्दी नर्क में कई इमारतें तान दी है, वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई है। उनके जीव को यह दूत ला रहा था, मतलब यमदूत लाने के लिए गया था। जीव इसे रास्ते में चकमा देकर के भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक प्रश्न किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि यदि ऐसा होता रहा तो हम लोग सजा किसको देंगे, पाप किया है या पुण्य किया है। तो ये बातें बताई जा रही है। उसके बाद नारद मुनि ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो कोई बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो।
तो इनकम टैक्स पर भी यहाँ बात कर रहा है कि इनकम टैक्स का के दायरे में जो लोग आते हैं तो उन पर जो है कानून लागू किया जाता है, या इनकम टैक्स नहीं भुगतान करने पर तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो वो बता रहे हैं। चित्रगुप्त ने कहा इनकम होती तो टैक्स होता, भूखमरा था, यानी कि उसका जो है इनकम नहीं था उसको, और वह क्या था, भुखमरा था, खुद परेशान था, उसकी स्थिति बहुत खराब थी, ऐसा चित्रगुप्त ने बताया। नारद बोले मामला बड़ा दिलचस्प है, अच्छा मुझे उसका नाम पता बताओ, मैं पृथ्वी पर आ जाता हूँ, मतलब पृथ्वी पर जाता हूँ। तो पृथ्वी पर जाने के लिए उनका नाम एड्रेस लिए नारद जी, और वहाँ पर आगे बढ़ने लगे। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया कि भोलाराम नाम था उसका, जबलपुर शहर का धम्मापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, मतलब उसकी पत्नी थी, 2 लड़के थे और 1 लड़की थी। प्रश्न ये आ सकता है कि भोलाराम के परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो याद रखिएगा उनकी पत्नी थी और उनके 2 लड़के थे और 1 लड़की थी। भोलाराम का उम्र कितना था, 60 साल का था, सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हुआ था, मकान किराया का था, उसने 1 साल से किराया नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक ने उसे निकालना चाहा। इतने में भोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोलाराम को मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। तो यहाँ पर जो है काफ़ी स्थिति उनके परिवार की खराब स्थिति थी, और उसके बाद परिवार को निकाल दिया होगा, और इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा, ऐसा नारद जी को बता रहे हैं कि आपको परिवार को खोजने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। उसके बाद माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। तो माँ और बेटी जिस तरह से रो रहे थे, उनको देख करके नारद जी उनके मकान को पहचान गए कि यही भोलाराम का मकान है। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, नारायण नारायण। तो जो मतलब उनकी वो जिस तरह से नारद जी की जो पहचान है वह इसी माध्यम से अपनी आवाज़ को लगाते हुए लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है, अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। उसके बाद होता है कि भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता भोलाराम को क्या बीमारी थी? तो उसके बाद उसके पत्नी ने बताया कि क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी, 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिला। हर 10-15 दिन में एक दरखास्त देते थे, पर वहां से या तो जवाब ही नहीं आता था, और आता तो यही कि तुम्हारा पेंशन के मामले में विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ भी नहीं बचा है। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने अपनी दम तोड़ दी। उसकी पत्नी ने अपनी सारी व्यथा, सारी जो उनकी तकलीफें थी, किस तरह से पेंशन के कारण उसकी मृत्यु होगी, वह सुनाने का प्रयास किया और सुनाया भी। उसके बाद कराए, नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी, ऐसा मत कहो महाराज। अब उसकी पत्नी ने कहा, ऐसा मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी, 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती थी, कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता था, पर 5 साल नौकरी पे से बैठे हो गए और अभी तक 1 कौड़ी नहीं मिली। मतलब रुपया के जो यहाँ गरीबी का जो चित्रण किया है गया है, गरीबी को दिखाया गया है, उसका वर्णन किया है लेखक ने। उसके बाद है दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को भी थी नहीं। मतलब नारद उनके व्यथा कथा को, उनके दुख को सुनना उनको नहीं था। वह उनको जो भेजा गया था, वह जो आए थे पृथ्वी लोक पर, किस लिए आए थे? भोलाराम के जीव को खोजने के लिए, भोलाराम को खोजने के लिए। दुख की कथा सुनने का फुर्सत नारद को थी नहीं। वे अपने मुद्दे पर आ गए। माँ, यह तो बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम, जिनसे उनका जी लगा हो? उसके बाद पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब है किसी स्त्री से, मतलब किसी स्त्री से उनका लगाव तो नहीं था, ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा, बोली, अब कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री की ओर आंख
उठाकर नहीं देखा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं साधु पर भी एक व्यंग है, जो कि यहाँ पर कहा प्रश्न किया करने पर बताया गया कि तुम साधु हो, उचक्के नहीं हो। प्रश्न ये भी आ सकता है कि प्रस्तुत वाक्य कौन से कहानी से लिया गया है या किसकी कहानी से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, तुम साधु हो, उचक्के नहीं हो, ये आ सकता है। उसके बाद करा कि उन्होंने किसी दूसरी स्त्री की ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं। नारद हंसकर बोले, हाँ तुम्हारा यह सोचना ठीक है, यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता मैं चला। तो वहां से जो है नारद जी अब विदा लेंगे। स्त्री ने कहा कि महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन तक भर जाए। तो उनसे जो है साधु से रिक्वेस्ट किया कि आप सिद्ध पुरुष हो, कुछ ऐसा कीजिए कि उनका रुका हुआ पेंशन मिल जाए। उसके बाद नारद को दया आ गई थी। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है, मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुंचे। वहां पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बातें की, और कुछ बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोलाराम ने दरखास्तें तो भेजी थी पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होगी। तो यहाँ पर जो है सरकार के सिस्टम पर एक करारा व्यंग है। मतलब जो दरखास्त भेजी थी उस पर वजन होना चाहिए, मतलब वजन रखा जाना चाहिए, तब नहीं तो वह क्या हुआ कि कहीं ना कहीं उड़ गई। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट, मतलब पेपर पर जो वजन रखते हैं, आप लोगों ने अब सरकारी ऑफिस में कभी गया होगा तो वहां पर आप लोग देखे होंगे कि जो पेपर रहता है उसको रखने के लिए ऊपर में वेट रखा जाता है ताकि वो उड़े नहीं। तो वही कह रहा है कि पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया। बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती है, दरखास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। तो उन्होंने आगे उनको भेज दिया, जो मेन दरवाजे पर थे उनसे बात हुई और उन्होंने उनकी बातों को या नहीं समझे तो उन्होंने उसको आगे भेज दिया। उसके बाद करा कि नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास भेजा, चौथे ने पांचवें के बाद पास भेजा। तो यहाँ पर देखिए कार्यालयों में जो सरकारी कार्यालय होते हैं, दफ्तर होते हैं, जो विभागीय दफ्तर होते हैं, आप बड़े बड़े दफ्तरों की बात करें तो इसी तरह से आप यदि जाएंगे वहां पर तो आप चक्कर खाते रहेंगे। आपको टेबल नंबर 1 पर भेजेगा, वहां से 2 नंबर, 2 से 5, 5 से 8, इस तरह से आपको जो भेजा जाता है उसी का यहाँ पर करारा व्यंग किया है लेखक ने। तो कहीं ना कहीं ये जो है आम आदमी की समस्याओं से मिलती जुलती समस्याओं का उन्होंने बहुत ही सटीक और मार्मिक चित्रण किया है। यदि आप जो पुलिस विभाग के दफ्तर में जाएंगे तो वहाँ भी ऐसी स्थिति है, या बड़े बड़े ऑफिसों में जाएंगे किसी काम को लेकर के तो वहाँ पे भी आपको 5 से 8 से 10 दिन तक आप लोगों को चक्कर लगवाएगा। उसी बातों को यहाँ पर लेखक ने बड़ी ही सटीक तरीके से चित्रित किया है, लिखा है। उसके बाद कह रहा है कि जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तो देख रहे हैं कि यहाँ कितना कितना का वर्णन किया है। 25-30 अफसरों के पास से घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा कि महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए, अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो यही तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दीजिए और अभी काम हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर कैसा मतलब स्थिति बना हुआ है। ऐसे ठीक ऐसी ही स्थिति वर्तमान समय में हर ऑफिस का, हर कार्यालय का ऐसी स्थिति बना हुआ है। तो उसी चीज़ों को यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी ने बहुत ही अच्छे से प्रस्तुत किया है। उसके बाद कह रहा है कि नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने नहीं छेड़ा। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हो गए। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑफिस के आगे चपरासी क्या कर रहा है, अपने कर्तव्य को किस तरह से कर रहा है, उस पर व्यंग किया है लेखक ने। उसके बाद बिना विजिटिंग कार्ड के गए तो उन्हें तकलीफ हो गई, नाराज हो गए। इसे कोई मंदिर समझ लिया है क्या, घड़घड़ाते चले आ रहे हो, चीट क्यों नहीं भेजी, मतलब विजिटिंग कार्ड क्यों नहीं लिया। नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी सो रहा है, क्या काम है, साहब ने रोब से पूछा।
नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बताया। साहब बोले, आप हैं वैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते हैं। असल में भोलाराम ने गलती की है भाई, यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो उनका जो पेंशन रुका है, रुकने का कारण क्या हो सकता है। तो वर्तमान समय में हर जगह किसी न किसी काम को आपको यदि समय पे काम करवाना है तो कुछ ना कुछ तो इस तरह की बातें देखने को मिल सकती है, नहीं तो अन्यथा आप जो है ऑफिसों के चक्कर काटते रह जाएंगे, ऐसा इन्होंने लेखक ने बताया है। उसके बाद करेगा, आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं, भोलाराम की दरखास्तें उड़ रही है, उन पर वजन रखिए। तो यहाँ पर भी वजन रखने का बात किया जा रहा है। उसके बाद करा, नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई है। साहब बोले, भाई ये सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तर में जाता है, देर लग ही जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितना पेंशन मिलता है उतने की स्टेशनरी लग जाती है। हाँ जल्दी भी हो सकती है, मगर साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। अब यहाँ पर भी वजन की बात की जा रही है, आप समझे नहीं। जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है ना, इसका भी वजन भोलाराम की दरखास्त पर रखा जा सकता है। मतलब यहाँ वजन का मतलब ये हो गया कि उनका जो है उन कामों के बदले में आपको कुछ ना कुछ रिश्वत देना होगा, तब जा करके आपका काम होगा। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और भी अच्छे स्वर निकलते हैं। तो यहाँ पर वीणा जो है उनका एज ए रिश्वत के तौर पर लेने का प्रयास किया जाता है। नारद अपनी वीणा छीनते देख जरा घबराए, पर फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रख दिया। यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया कि बड़े बाबू से भोलाराम की केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम के 150 दरखास्तों में से भरी फाइल ले आया। तो भोलाराम ने कितने एप्लीकेशन दिए थे? 150 से 150 एप्लीकेशन भोलाराम दे चुके थे। उसमें पेंशन की कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद। समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनता है, इसलिए जोर से बोले, भोलाराम। सहसा फाइल से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है, क्या पेंशन ऑर्डर आया है? नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए, बोले, भोलाराम तुम क्या भोलाराम के जीव हो? हाँ, आवाज लगाई। नारद ने कहा कि मैं नारद हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरखास्त पर अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरखास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। तो यहाँ पर जो है इनका कहानी खत्म हो जाता है। तो यथार्थ की यदि हम बात करें तो इस पर हरिशंकर परसाई जी ने एक करारा व्यंग किया है कि किस तरह से सरकारी दफ्तरों में कोई अर्जी जो है किस तरह से वर्षों वर्षों तक पेंडिंग हो जाती है। चाहे आप पुलिस विभाग में बात करो या जो और भी अब हालांकि लेट लतीफ़ी जो है पुलिस विभाग में बहुत ज़्यादा होती है। यदि आप कोई कागज़ लेने के लिए जाओगे, विश्वविद्यालय में भी कागज़ लेने जाओगे, किसी यूनिवर्सिटी में जाओगे, तो वहाँ पे भी यही होता है। मेरे भी साथ ऐसा हुआ था। हालांकि मेरे एक जान पहचान के लोग थे, हालांकि मुझे 5 से 6 दिन तक जो कि एक डॉक्यूमेंट्स के लिए हमको जाना पड़ा था, वहाँ पर मेरे भी साथ हुआ था। तो आप में से बहुत से लोगों के साथ ऐसा जो ये भोलाराम का जीव की तरह जो है, मतलब यहाँ भोलाराम की जीव का मृत्यु से मतलब नहीं है। मतलब ये यथार्थ की हम यदि बात करें तो यथार्थ की बात करें तो यथार्थ में क्या होता है कि कोई काम यदि हम लोग करवाते हैं सरकारी दफ्तरों में तो काफ़ी लेट लतीफ़ी हम लोगों को झेलनी पड़ती है, मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। तो ऐसा इसमें चित्रित किया, वर्णन किया है। तो उम्मीद है कि आपको भोलाराम का जी पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगा होगा। हालांकि मैंने बेहतर करने का प्रयास किया है, बस आपके नज़र में कितना आपको समझ में आया और कितना एंटरटेन किए और कितना समझे ये मुझे नहीं पता। और यदि अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा। और इसके बाद हम जो यूजीसी नेट में अगला इनका है भोलाराम के जीव के मता दिन चांद पर।
तो मतादीन, इंस्पेक्टर मतादीन चांद पर ये भी व्यंग रचना ही है और हम अगले टॉपिक में हम उसको कवर करेंगे। तो बाकी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और मैं बेहतर करने का प्रयास करूंगा और हम लोग साथ मिल करके जो हिंदी साहित्य का जो टॉपिक है यूजीसी नेट में उसको पढ़ेंगे और समझेंगे, ताकि कल जो हिंदी के क्षेत्र में हम बेहतर कर सकें और हमारा जो भी एग्ज़ाम है हिंदी से रिलेटेड, चाहे पीजीटी, टीडीटी, बीपीएससी 2.0 या फिर यूजीसी नेट का आने वाला एग्ज़ाम है, तो उसमें हम लोगों को बेहतर अंक मिल सके। तो आज की इस वीडियो टॉपिक में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा और उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बस आप लोगों का सपोर्ट से हम बेहतर कर पाएंगे। तो आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।